फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सलमान नसीर। आज बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और जहाँ तक कि मैं समझता हूँ ये टॉपिक डॉक्टर्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है। जो एब्डोमेन है उसको स्टडी के लिए या आसानी के लिए, जिसको हम लोग कहेंगे एनाटॉमिकली इसको 9 हिस्सों के अंदर या 9 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है ताकि इसकी स्टडी अच्छे से हो, इसको आसानी से समझा जा सके। तो दोस्तों, जब डॉक्टर के पास एब्डोमिनल पेन का या पेट दर्द का पेशेंट आता है तो डॉक्टर के लिए बहुत चैलेंज होता है, क्योंकि ऐसा कहावत है और ऐसा कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज के अंदर या मेडिकल दुनिया के अंदर कि जो पेट है हमारा ये मैजिक बॉक्स है। क्योंकि दोस्तों, इंसानी बदन के अंदर जहाँ तक के अतीबा इकराम का कहना है कि 78 ऑर्गन्स हैं, यानी लगभग 78 आज़ा हैं। तो उसमें से हम अगर देखते हैं सिर्फ एब्डोमेन के एरिया के अंदर लगभग 18 से 20 ऑर्गन्स है, लेकिन मेल फीमेल के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन एग्जैक्ट उसको नहीं बताया जा सकता। लेकिन इतना समझ ले कि सिर्फ एब्डोमेन के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और वाइटल्स ऑर्गन भी वहाँ पर, यानी कि किडनी वहाँ पर मौजूद है, लीवर भी वहाँ पर मौजूद है। इस तरह के इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, वैसे तो सभी ऑर्गन्स का अपना एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो वाइटल्स ऑर्गन्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब एब्डोमिनल पेन का पेशेंट या केस ओपीडी के अंदर या फिर कैजुअलिटी के अंदर आता है। तो दोस्तों, जो भी एब्डोमिनल पेन के पेशेंट आते हैं तो वो इमरजेंसी के अंदर माना जाता है। और आपको मैं बता दूं कि एब्डोमिनल पेन, अब इसके आगे हम जितना डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें एक्यूट, क्रोनिक, फिर उसके अलावा इमरजेंसी, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आगे बताने वाला हूँ, वैसा अपेंडिसाइटिस अगर देखा जाए तो वो बहुत इमरजेंसी माना जाता है। उसमें तो फ़ौरन उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है अगर उसका स्टेज जो है ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर कोई एक्सीडेंटल है या फिर कोई ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है, यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन एब्डोमिनल पेन वाले आ जाती हैं, एब्डोमेन से रिलेटेड जो इमरजेंसी में आ जाती है, तो मैं आपको सब आगे बताने वाला हूँ। तो लेकिन सबसे पहले ये तमाम बातों का जो रेफरेंस है दोस्तों, हैरिसन्स की ये 3rd एडिशन वाली गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, ये जो बुक है 3rd एडिशंस की, इसका मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। इसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि मैं आपके सामने आसान लैंग्वेज के अंदर आसान अंदाज में कह रहा हूँ। तो एब्डोमिनल पेन का जो पेशेंट हमारे पास आता है, तो एब्डोमिनल पेन का जो सबसे ज़्यादा काउज बनता है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इसके अलावा दूसरे भी उसकी वजूहात है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये वजह बनती है। तो दोस्तों, इसके अलावा एब्डोमिनल पेन का जो है उसमें अक्सर ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशंस के अंदर या मिसडायग्नोस की वजह से वो पेशेंट क्रिटिकल हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत, यानी ये एक कॉमन जो टेस्ट एब्डोमेन के अंदर हम लोग इन्वेस्टिगेशन के हद तक अगर देखते हैं तो वो है सोनोग्राफी, यूएसजी। लेकिन इसके अलावा कभी ज़रूरत पड़ जाती है हमारे मिस डायग्नोस की वजह से, हम लोग कहते हैं कि अभी तू सीटी स्कैन कर ले, है ना, या फिर इंडोस्कोपी कर ले। तो उतने में क्या होता है, वो पेशेंट की सिचुएशन कुछ और होती है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम सही डायग्नोस करें या फिर हम स्पेशलिस्ट के पास उसको पेशेंट को भेज दें ताकि उसका टाइम बच जाए। और अगर ऐसा पेशेंट है कि हमको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सर्जरी से रिलेटेड है, तो हम कोशिश करें कि हम उसको सर्जन के पास रिफ़र कर दें ताकि उसका वक्त पे जो है तो सर्जरी हो जाए। और इसके साथ एक नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब पॉइंट वाइज आपको मैं बताते जा रहा हूँ। इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट याद रखिए आप। तो दोस्तों, एब्डोमिनल पेन का अगर ये पेशेंट है और वो फीमेल है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमको उसकी प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री मालूम होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर इसमें एक अहम चीज़ है वो है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी अगर है, एएनसी अगर पेशेंट है, तो ऐसे में एब्डोमिनल पेन का अगर वो कंप्लेन है उनकी, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, अपने जहन में रखना है इन सब तमाम चीज़ों को कि अब एएनसी पेशेंट के लिए हम लोग कैसे मैनेजमेंट करते हैं, उसका ट्रीट कैसा करते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए प्रॉपर हिस्ट्री फीमेल से लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेच्योर हिस्ट्री हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, वो जो भी है उसकी हम मेच्योर हिस्ट्री। और इसके अलावा एएनसी है तो एएनसी के एतबार से तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश करें, हिस्ट्री मालूम करें।
और उसके साथ ही साथ वैसे मैं आगे बताने जा रहा हूँ एसोसिएट सिम्टम्स जो होते हैं तो उस पर हम तवज्जो करें तो काफ़ी इन सब चीज़ों पे गौर करेंगे तो दोस्तों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको, क्योंकि मेरे भी थोड़े बहुत ऐसे एक्सपीरियंस है, तजुर्बात है कि हम बहुत आसानी के साथ डायग्नोस कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को सीखने की ज़रूरत है। और यही मैं कोशिश को 9 हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि हम लोग को आसानी हो समझने के लिए। तो एब्डोमेन को 9 हिस्सों में तकसीम किया गया है जिसको हम लोग एब्डोमिनल रीजन्स कहते हैं, 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। तो ये 9 हिस्से हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये फोटो के जरिए भी बताता हूं। तो ये जो 9 हिस्से हैं, तो सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि एब्डोमेन यानी कि पेट तो किसको कहते हैं। एब्डोमिनल रीजन जो होते हैं 9 हिस्से जो है पेट के, वो इस तरह है कि जो हमारे रिब्स होते हैं यानी कि जो थोरैक्स है हमारा छाती जिसको हम लोग कहते हैं, तो वहाँ से जो वो जहाँ ख़त्म हो रहे वहाँ से एब्डोमेन शुरू होता है हमारे इस हिस्से तक यानी खंबर तक। तो ये जो हिस्सा है तो इस हिस्से को हम लोग एब्डोमेन कहते हैं। इसको 9 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो आपको मैं बता दूं, वैसे कि फ़ोटो के अंदर भी आप समझ सकते हैं कि ये जो हिस्सा है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक हम इसको कहते हैं। हाइपो का मतलब होता है बिलो यानी कि नीचे, कॉन्ड्रिक का मतलब होता है जो रिब्स हमारे हैं उसको हम लोग कॉन्ड्रिक बोलते हैं। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक यानी कि ये जो एरिया है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक है, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट लंबर लेफ्ट लंबर, राइट इलियक लेफ्ट इलियक। लंबर आपको पता है यानी खम्बर के जो मोहरे हैं, और इलियक जो है वो एक बोन का नाम है। तो उसी से रिलेटेड ये नाम रखे गए हैं, वो पोजीशन वो लोकेशन के हिसाब से ये नाम रखे गए हैं। और जो ये हिस्सा है जहाँ से हम यूँ समझे कि इसोफेगस टन लेती है हमारे स्टमक के अंदर, है ना। तो ये जो हिस्सा है जिसको हम लोग एपिगैस्ट्रिक कहते हैं, है ना, और इसके पास जो नाभि होती है तो वो हिस्से को हम लोग उसके नीचे का जो हिस्सा है उसको हाइपोगैस्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो एपिगैस्ट्रिक हाइपोगैस्ट्रिक ऊपर का हिस्सा है एपिगैस्ट्रिक, और जो नीचे है अम्बलाइकल यानी कि नाभ के नीचे जो है तो उसको हम लोग हाइपोगैस्ट्रिक कहते हैं। और जो अम्बलाइकल है यानी जो नाभ है जिसको बेम्बी कहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अम्बलाइकल। अब ये जो 9 रीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, और बहुत अच्छा अंदाज या कियास हो जाता है इस 9 रीजन्स के ज़रिए से। अब मैं इन शॉर्ट आपको बताना चाहता हूँ कि ये एब्डोमेन जो 9 रीजन है इसके अंदर ऑर्गन्स कौन से आज़ा कहाँ पर मिलेंगे। यानी कि मैं अगर किसी से पूछूँ कि अभी बताइए लीवर कहाँ है, अगर मैं बताऊँ कि अभी पैंक्रियास कहाँ है, किडनी कहाँ होती है, लेफ्ट किडनी कहाँ होती है, राइट किडनी कहाँ होती है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। लेकिन अगर हम उसका एग्जैक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन अगर बताने की कोशिश करते या मालूम करने की कोशिश करते तो बहुत अच्छा पर कौन से रीजन के अंदर कौन सा ऑर्गन होता है इसको हम समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन मैंने आपको बताया कि आगे से फोटो में भी देख रहे हैं, ऐसा भी समझ लीजिए कि ये जो एरिया है यहाँ पर हमारे बॉडी का एक अहम लीवर नाम का ऑर्गन, लीवर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई आज़ा है तो वो है हमारा लीवर। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक के अंदर लीवर है, असेंडिंग कॉलॉन है, गॉल ब्लैडर है, राइट किडनी है। इस तरह यहाँ पर इतने आज़ा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर, यानी ये पूरा एंटेरियरली और पोस्टीरियर यानी बैक साइड तक पूरा अगर हम देखें इतने पूरे हिस्से के अंदर इतने आज़ा होते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों एपिगैस्ट्रिक रीजन की, यानी कि बीच में जो सीने के पास का जो हिस्सा है उस हिस्से के अंदर क्या क्या है मौजूद। एपिगैस्ट्रिक रीजन जो है यानी कि ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम लोग सीने का एक हिस्सा कह सकते हैं, तो यहाँ से ईसोफेगस यानी खाने की जो नाली होती है या फिर जो रास्ता है हमारा खाना जहाँ स्टमक में जाता है जिस रास्ते से, तो वो है ईसोफेगस, एक इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पर है। और मैंने आपको बताया कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर जो एक अहम ऑर्गन है लीवर, तो वो लीवर का एक हिस्सा भी यहाँ पर मौजूद होता है यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर। साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा इसके अंदर मौजूद होता है। तो इस तरह यहाँ रीजन के अंदर पैंक्रियास मौजूद होता है, राइट और लेफ्ट एडिनल ग्लैंड्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स यहाँ पर मौजूद होती है, स्प्लीन यहाँ पर मौजूद होती है, स्टमक का एक हिस्सा भी यहाँ पर मौजूद होता है, ट्रांसवर्स कॉलॉन यहाँ पर मौजूद होता है। तो दोस्तों ये
तो दोस्तों ये था एपिगैस्ट्रिक रीजन। अब हम लोग बात कर रहे हैं लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन, यानी ये वाला हिस्सा। तो आप अंदाज़ा लगा लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होगा। जैसे इधर था लीवर, इधर क्या होगा, स्टमक होगा, पैंक्रियाज होगा। इसी तरह लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो किडनी होगी, तो डिसेंडिंग कॉलन होगा, ये आंत का एक हिस्सा है। लेफ्ट किडनी होगी, लीवर होगा, पैनक्रियाज है, लीवर का भी एक हिस्सा आता है वहाँ पर, पैनक्रियाज होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन होगा, स्टमक है और ट्रांसफर कोलन। तो इसके अंदर स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं नंबर की, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है इसको छोड़ के अगर हम नीचे आते हैं, अब वो हिस्से के अंदर क्या क्या मौजूद है मैं फास्ट अगर बता दूं आपको। असेंडिंग कोलन वहाँ पर मौजूद है, गॉल ब्लैडर वहाँ मौजूद है, लीवर वहाँ पर मौजूद है, राइट किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब बात करें दोस्तों हम अम्बलाइकल की, यानी कि जहाँ हमारी नाफ होती है, बेबी जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पर क्या मौजूद है, वहाँ पर होता है पैंक्रियाज मौजूद होता है, राइट और लेफ्ट किडनीज मौजूद होती है, राइट एंड लेफ्ट यूरेटर्स मतलब जो पेशाब, स्मॉल इंटेस्टाइन्स वहाँ पर मौजूद है, स्टमक है, उसके अलावा ट्रांसवर्स कॉलन है। लेफ्ट नंबर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो डिसेंडिंग कॉलन, लेफ्ट किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब दोस्तों सबसे नीचे अगर हम बात करेंगे एब्डोमिनल पेन के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस हिस्से को खास ध्यान रखें, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन का एक अहम केस, यानी जैसा मैंने पहले बताया, वो है अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस इस एरिया में मैक्सिमम मोस्टली देखा जाता है, यही पेन होता है, इसलिए कि राइट इलियक के अंदर अपेंडिसाइटिस के चांस होते हैं। सिकम और असेंडिंग कोलन जो कि ये लार्ज इंटेस्टाइन्स की एक पार्ट्स है। राइट फैलोपियन ट्यूब यानी कि फीमेल की जो है वहाँ मौजूद होती है, राइट ओवरी मौजूद होती है फीमेल के अंदर की, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर मौजूद होती है। अब दोस्तों बात करें हम हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ऑर्गेन्स हैं जो छोटे छोटे ऑर्गेन्स यहाँ पर छोटे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ऐसे रोज़मर्रा के ओपीडी के अंदर बहुत ज़्यादा मोस्टली ऐसे केस आते हैं जो इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोस्टेट यहाँ मौजूद होता है। जो मेल के अंदर जेंट्स में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है तो वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर मौजूद होता है। और कॉमनली दोस्तों 55 ईयर्स या 50 ईयर्स के बाद मेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड्स के रिलेटेड तो उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये इसका जो लोकेशन है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर है, प्रोस्टेट रेक्टम है वहाँ पर, राइट एंड लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब से फीमेल की, राइट एंड लेफ्ट ओवरी से फीमेल्स की, राइट एंड लेफ्ट यूरेटर्स है, सीमेनल विजाइकल से, सिग्मोइड कॉलोन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, यूरिनरी ब्लैडर है, यूटेरस फीमेल्स का। यानी कि एक अहम चीज़ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे अहम ऑर्गन है यूटेरस, जहाँ पर बच्चे की तख्लीक होती है, वो मौजूद होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर। लार्ज होने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा यानी कि फैलता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम एब्डोमिनल पेन के एक जो वजह बनती है, क्या क्या काउज हो सकता है, पेट में अगर दर्द हो रहा है तो उसकी वजह क्या क्या बन सकती है, किस वजह से पेट में दर्द होता है, तो इसकी बहुत सारी वजह हैं। तो उसको मैं एक आसान अंदाज में समझाने की आपको कोशिश है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है एज या उम्र के एतबार से भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे आमतौर से रात के औक़त के अंदर एक्सेसिव क्राइम की जो है तो कंप्लेन होती है और बच्चे बोल नहीं सकते, इसलिए हमको समझना होता है कि तरह के लिए ज़रूरी होता है कि वो एब्डोमिनल पेन से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है बच्चे को या दूसरा कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसको डायग्नोज करें, उसको समझने की कोशिश करें। तो एज से रिलेटेड ज़ईफ़ लोगों के अंदर भी कुछ अलग सिम्टम्स नज़र आएंगे और फीमेल्स के अंदर भी अलग आएंगे। और एक होता है टाइम और मोड ऑफ ऑनसेट ऑफ द पेन, ज़बरदस्त पॉइंट है जिसकी वजह से डायग्नोस में बड़ी आसानी हो जाती है कि हम लोग देखें कि पॉइंट ऑफ पेन कौन सा है, लोकेशन कौन सा है उसका, और उसका जो रेडिएशन है वो कैसा है। जहाँ तक कि आप लोग ने जाने होंगे, आपको पता होगा कि जो गॉल ब्लैडर के अंदर पेन होता है ना, गॉल स्टोन अगर है या फिर वहाँ पर कोई स्वेलिंग है गॉल ब्लैडर के अंदर, तो
उसका जो पेन होता है, उसका पेन का रेडिएशन हमको शोल्डर के पास दिखाई देता है, यानी कि महसूस होता है पेशेंट को शोल्डर के पास पेन होता है। क्या है कि हम लोग रेडिएशंस के ज़रिए से पेन का जो लोकेशन है और वो जो रेडिएशन हो रहा है उसके ज़रिए पहचान सकते हैं। जैसा कि मैं आपको रीनल कोली के अगर पेन है या किडनी के अंदर स्टोन है तो उसका जो पेन है वो भी रेडिएट होता है और टिप ऑफ द पेनिस तक वो फील होता है। अभी जस्ट मॉर्निंग में मैंने एक पेशेंट देखा जिनके अंदर ये क्लियर साइन था कि उनको रीनल कोली की पेन था, जो कि बैक साइड उनको पेन हो रहा था और उसको जो रिफेड है वो बिल्कुल टिप ऑफ द पेनिस तक फील हो रहा था। दोस्तों, जो एसोसिएट सिम्टम्स अगर पेशेंट के अंदर नज़र आ रहे हैं, जैसे एमएसीज है, नोशिया है, वोमिटिंग है, फीवर है, तो ये भी बहुत हेल्प करते हैं हमारे डायग्नोस के लिए। साथ ही इसके अंदर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, अदर्स कुछ चेंजेस इन ब्लड, अगर ब्लड भी आ रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग अगर है, तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं डायग्नोस के लिए। और एक ख़ास पॉइंट याद रखें, वो है मेच्योर हिस्ट्री फीमेल्स के अंदर, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जिसको हमको मद्देनज़र रखना है, अपने ध्यान में रखना है। और एब्डोमिनल पेन का अगर पेशेंट आता है तो उस तरह से उस पर तवज्जो देना है। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पेट में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन जो होता है, उसकी बहुत सारी वजह होती है। तो अगर हम लोग इस पर कोशिश करते, मेहनत करते, तो करीब डायग्नोस के पहुँच सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सम इम्पोर्टेंट कॉजेस ऑफ एब्डोमिनल पेन। तो सबसे इसमें अहम चीज़ है पेन ओरिजिनेटिंग इन एब्डोमेन। पेन जो शुरुआत हो रहा है पेट के अंदर, राइटल जो पेरिटोनियल इन्फ्लामेशन है, यानी कि जो एब्डोमेन है और उसको जो कवर करने वाला जो अस्तर जिसको हम कह सकते हैं आम जुबान में, तो उसको हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम मीन्स जो एब्डोमेन को कवर कर रहा है, जो एब्डोमेन के जो ऑर्गेन्स को कवर कर रहा है, वो कवर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। अब वो स्वेलिंग हो सकता है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो, किसी और वजह से हो, तो उसकी वजह से भी एब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो उससे रिलेटेड और कुछ चीज़ें जैसे कि बैक्टीरियल कंटामिनेशन की वजह से परफोरेटेड अपेंडिक्स और अदर परफोरेटेड विस्कस अपेंडिक्स अगर हो चुका है और वो परफोरेटेड है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। विस्कस है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। अब हम लोग बात करें दोस्तों मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हॉलो विसरा, जो हमारे विसरा यानी कि ऑर्गन्स हैं, तो उसके अंदर कुछ ऐसे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं जो कॉज कर सकते हैं एब्डोमिनल पेन को, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत बड़ी आंत, इसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो इसकी वजह से भी एब्डोमिनल पेन हो सकता है। साथ ही ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बिलियरी ट्री, यानी जो गॉल ब्लैडर से निकलने वाला पूरा जो एक मतलब एक सिस्टम है पूरा, वो वहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी पेन हो सकता है। और दोस्तों आपको बता दूं, ये पेन बहुत सीवियर डेंजरस होता है, बहुत डेंजरस होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पेन किलर से भी वो यानी कि कम नहीं होता। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेटर, यूरेटर के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो उसकी वजह से भी पेन होता है। वेस्कुलर डिस्टर्बेंस की वजह से अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वेस्कुलर डिस्टर्बेंस, या तो उसके अंदर जैसे कि एम्बोलिज्म या थ्रोम्बोसिस है ना, वेस्कुलर रप्चर, प्रेशर और टॉर्जन ऑक्लूशन, सिकल सेल एनीमिया, तो ये सब दोस्तों वजह बन सकती है। अब मैं आपको बता दूं एब्डोमिनल वॉल से रिलेटेड जो कॉज बन सकता है, जैसे डिस्टॉर्शन और ट्रैक्शन ऑफ मेजेंट्री, ट्रॉमा या इन्फेक्शन ऑफ मसल्स। जो एब्डोमिनल के जो मसल्स हैं वहाँ पर अगर कोई इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी एब्डोमिनल पेन हो सकता है। डिस्टेंशन ऑफ विसरा सरफेस एरिया बाय हेमरेज, हेपेटिक और रिनल कैप्सूल्स। अब एक अहम जो इसके अंदर कॉज बन सकता है वो है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन एब्डोमिनल पेन के अंदर हम देखेंगे तो एक बहुत ही कॉमन है अपेंडिसाइटिस, है ना, अपेंडिसाइटिस है। टाइफाइड भी इसके अंदर आता है, जैसा कि मैंने इससे पहले क्लिप बनाया था। तो हम लोग बात कर रहे हैं कार्डियोथोरेसिक की, यानी कि कार्डियोथोरेसिक की वजह से भी पेन रिफर हो सकता है एब्डोमेन के अंदर, और एब्डोमिनल पेन जिसकी वजह से हो सकता है यानी उसकी कॉज बन सकता है। तो उसके अंदर एक है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि हार्ट आना,
एमआई जो कि एक्यूट कंडीशन में होता है उसकी वजह से भी हो सकता है, और साथ ही नीमोनिया की वजह से भी, न्यूमोनाइटिस जिसको हम लोग कहते हैं, मायोकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, न्यूमोनिया स्पेशली लोअर लोब्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो ये सब चीज़ें कॉज कर सकती हैं। साथ ही पिलिरोडोनिया, न्यूमोथोरैक्स, एम्पाइमा, इसोफेजियल डिजीज इंक्लूडिंग स्पाज्म, रप्चर और इन्फ्लामेशन। और अब हम अगर बात करें जेनिटल ऑर्गन से अगर रिलेटेड बात करें तो टॉर्जन ऑफ टेस्टिस, तो टेस्टिस के अंदर ये भी कॉज बन सकता है एब्डोमिनल पेन का। अब दोस्तों कुछ कॉजेज ऐसे हैं जो मेटाबॉलिक कॉजेज हो सकते हैं, मेटाबॉलिक से रिलेटेड हो सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेटाबॉलिक डिजीज में सबसे इम्पोर्टेंट जो आज सबसे ज़्यादा कॉमन है वो कौन सी है, डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ में क्यों, क्योंकि इसकी तो बहुत सारी वजह है, मैं उसको अगर एक्सप्लेन करूँ बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो इतना समझ लिया, पैंक्रियाटाइटिस यानी कि पैंक्रियास के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पेट के अंदर दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। तो मेटाबॉलिक कॉजेज के अंदर एक इम्पोर्टेंट है डायबिटीज़, उसके अलावा यूरेमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर पैराथायराइडिज्म, एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी, फैमिलियल। दोस्तों एब्डोमिनल पेन का जो रिलेशन है अब तक के हम लोगों ने जाना, मेटाबॉलिक के ताल्लुक से जाना, पेन रिफर्ड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल सोर्स के बारे में जाना, और पेन ओरिजिन एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर जो पेन शुरुआत हो सकता है उसके बारे में जाना। लेकिन दोस्तों न्यूरोलॉजिकल भी यह वजह बनती है, तो उसके अंदर मैं आपको बता दूं हर्पीज जोस्टर, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी क्लिप बना दिया, टेप्स डोर्सलिस, कॉजेल्जिया, रेडिस आर्थराइटिस है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व कंप्रेशन है, फंक्शनल डिसऑर्डर है, साइकाट्रिक्स डिसऑर्डर है। साइकाट्रिक्स डिसऑर्डर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस तरह से पेन ऑफ एब्डोमेन का वजह बनती है। तो अब दोस्तों टॉक्सिक कॉजेज भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हम देखते हैं कहीं पर फूड पॉइजनिंग हो जाती है, या फिर कुछ ऐसा खाने पीने में आ जाता है या पीने में कुछ ऐसा आ जाता है जिससे वजह से पेट दुखना शुरू हो जाता है। डॉक्टर जब हिस्ट्री लेता है, इसलिए ये सब चीज़ें मैं आपको जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको कुछ चीज़ें इसमें समझ में नहीं आए, लेकिन आप अगर इसके लिए को बार बार अच्छे से गौर करते हुए देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं जब एक मरतबा इंटर्नशिप की बात बता रहा हूँ कि आईसीयू के अंदर कैजुअलिटी, आईसीयू के करीब में जो कैजुअलिटी थी हमारी, वहाँ पर मैं था, तो एक पेशेंट एब्डोमिनल पेन का आया, तो वो बता नहीं पा रहा था, उसको पेन बहुत था, लेकिन देखते देखते पता चला उसके साथ में कोई ऐसा था भी नहीं जो अच्छे से हिस्ट्री बता पाए, बस उसको दर्द हो रहा था, उसको ला लिए साथ में किसी ने, तो रिलेटिव ने, तो वो उसकी हिस्ट्री तो बता नहीं सक रहा था। तो दोस्तों बातों के अंदर ऐसा समझ में आया कि इसको यानी कुछ ऐसा इसने पी लिया है, तो जिसकी वजह से इसको पेन हो रहा है एब्डोमेन के अंदर। तो ये टॉक्सिक होता है, ये जहरीली चीज़ें खाने पीने में आने की वजह से भी होता है। तो मैं आपको बताऊं टॉक्सिक कुछ कॉजेस इसमें बन सकते हैं, जैसे कि लीड पॉइजनिंग हो सकता है, इंसेक्ट्स और एनिमल इन्वॉल्वेशन हो सकता है, ब्लैक विडो स्पाइडर बाइट्स हो सकता है, स्नेक बाइट्स की वजह से भी हो सकता है। अभी कल ही मेरे पास अननोन बाइट का एक पेशेंट आया था जिसके एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन भी थी उसको। तो इस तरह टॉक्सिस भी कुछ कॉज कर सकता है एब्डोमिनल पेन के लिए। अब अनसर्टन मैकेनिज्म भी इसका कॉज बन सकता है, जैसे नार्कोटिक विथड्रॉल है, और मैंने एक क्लिप अभी थोड़ी दिन पहले बनाया था हीट स्ट्रोक, यानी कि लू लग जाना, या फिर जो हीट होती है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जो गर्म चीज़ होती है उसका जो एग्जॉर्शन, उसका जो उसकी वजह से कुछ हो सकता है स्ट्रोक। तो उसकी वजह क्या हो सकती है, एक तो वो हमारे बॉडी के एब्डोमेन के अंदर जो लिक्विड्स है, यानी कि जिसको हम फ्लूइड्स कहते हैं, तो उसका कम होने की वजह से, यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से। तो दोस्तों ये थी एब्डोमिनल पेन की कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें जो कॉज करती हैं एब्डोमेन पेन को। तो अगर आप इस तमाम चीज़ों पर गौर करेंगे तो मैं आपको पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैं इसके बहुत फ़ायदे नज़र आए हैं, बेनिफिट समझ में आए हैं। तो अगर आप गौर करेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। आप इन सब चीज़ों को जो मैं शुरुआत से कहते आ रहा हूँ, सब चीज़ों पे आप गौर कीजिए, एक एक पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है, एक एक पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी पॉइंट पे और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर क्लिप बनाऊंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह ये पेन का जरिया बनता है और उसको हम क्या कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बहुत ही अहम चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी, कि हमारे एब्डोमिनल पेन के अंदर हम लोग कैसे कियास अंदाज लगाएंगे, डायग्नोस कर पाएंगे कि ये पेन हो रहा है तो कौन सा पेन है,
यानी कि ये एब्डोमिनल पेन किस टाइप का है, कौन से ऑर्गन्स के अंदर हो सकता है। तो मैं आपको इन शॉर्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि 9 रीजन्स को अगर हम ध्यान रखते हैं तो अगर राइट अपर क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, यानी कि राइट माइटोकॉन्ड्रियल रीजन की अगर बात करें, वहाँ पर अगर पेन कंप्लेन कर रहा पेशेंट, तो मे बी ये कंफर्म नहीं है, मे बी कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, कोलेंजाइटिस हो सकता है, पैंक्रेatitis हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, एम्पाइमा हो सकता है, पिलुरेसी, पिलुरिडीनिया, और साथ ही एब्सेस यानी सब डायफ्रामेटिक एब्सेस अगर है तो उसकी वजह से हो सकता है, हेपेटाइटिस की वजह से। और तो दोस्तों ये था राइट एपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर अगर पेन है तो ये काउज हो सकता है मे बी। अब एपिगैस्ट्रिक अगर पेन है, एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर अगर पेन है तो क्या हो सकता है वजह, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज की वजह हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, GERD यानी कि वो GERD हो सकता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, साथ ही पैंक्रेatitis हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से पेन हो सकता है, वजह पेरिकार्डिटिस हो सकता है, रप्चर ऑर्टिक एन्यूरिज्म हो सकता है, इसोफेजिटिस हो सकता है। अब दोस्तों लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन वहाँ पर अगर पेन हो रहा है तो क्या काउज हो सकता है, स्प्लेनिक इंफार्क्ट हो सकता है, स्प्लेनिक रप्चर हो सकता है, स्प्लेनिक एब्सेस यानी इस गैस्ट्राइटिस हो सकता है। इट लंबर रीजन की अगर हम बात करें वहाँ पर अगर पेन हो रहा है तो मे बी काउज अपेंडिसाइटिस, सेल्फिंजाइटिस, इंग्वाइनल हर्निया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और नेफ्रोलिथेसिस, इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज, मेजेंट्रिक लिफ एडिनेटिस और टाइफलाइटिस। अब अगर हम बात करें अम्लाइकल वाला जो एरिया होता है, अब हम बात करें अगर अम्लाइकल यानी कि अम्लाइकस का जो एरिया होता है अगर वहाँ पर दर्द है तो मे बी कॉज अर्ली अपेंडिसाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, बॉल ऑब्स्ट्रक्शन और रप्चर ऑर्टिक एन्यूरिज्म। अब लेफ्ट लंबर रीजन की अगर बात करें तो डायबिटिकुलस, सेल्फिंजाइटिस, इंग्वाइनल हर्निया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नेफ्रोलिथेसिस, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज। अगर हम बात करें अपेंडिक्स वाला जो एरिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं राइट इलियक रीजन, तो उसके अंदर हम लोग को गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मेजेंट्रिक, इस्थेमिया, बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, पेरिटोनाइटिस और डायबिटीज़, और साथ ही मलेरिया, फैमिलियल मीडिया, टेनियम फीवर, मेटाबॉलिक अपसेस, साइकेटिक डिजीज। तो दोस्तों ये थे कुछ हिंट्स जो आपको मैंने बताया।